हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आज का टॉपिक तो शुरू करूंगा ही, उसके पहले आप सभी से एक मेरी विनती है कि आप सभी में से जितने भी बच्चे यहाँ पे करियर पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे नए हैं, कृपया करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप सभी इससे लाभान्वित हो और हमारे उद्देश्य में सहभागी बने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का आगमन। ठीक है दोस्तों, क्या कहा मैंने, हमारा आज का टॉपिक रहेगा भारत में फ्रांसीसी कंपनी का आगमन। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है यह आपके लिए, क्योंकि यदि आप आगे यानी किसी भी प्रकार के भावी एग्जाम्स को देने वाले हैं, यदि उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाला है तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख दे रहा हूं। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का आगमन। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, यदि आप लोगों ने पिछले वीडियोज को अटेंड किया होगा तो उसमें देखा होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, भौगोलिक खोज को देखा। और भौगोलिक खोज के क्रम में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पुर्तगालियों के द्वारा भारत की खोज की जाती है। उसके पश्चात पुर्तगालियों का भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आगमन होता है, और उसके पश्चात हम लोगों ने डचेज के भारत में आगमन को देखा। तत्पश्चात हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के भारत आगमन को देखा। उसके पश्चात हम लोगों ने डेनिश कंपनी के भारत आगमन को देखा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यूरोपीय जो कंट्री थे एक एक करके भारत में व्यापार के संबंध में रुचि ले रहे थे, अर्थात उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है भारतीय व्यापार से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती थी। और इसके साथ साथ उन कंट्रीज को, ठीक है, जिन कंट्रीज के कंपनी यहाँ भारत में व्यापार करते थे उनको बहुत ही अधिक मुनाफा हुआ करते थे, और उन मुनाफे में वहां के शासक का बहुत ही बड़ा शेयर होता था। ठीक है, बहुत ही बड़ा शेयर होता था, यानी बहुत ही अधिक मात्रा में उसको टैक्स मिलता था उससे, उस व्यापार से, और एक बड़ा हिस्सा भी उस शासक को मिलता था। इससे होता क्या था कि वहां के जो शासक थे, ठीक है, उनका साम्राज्य धनी हो रहा था, उनके साम्राज्य की जो मतलब छवि है उसमें भी वृद्धि हो रही थी। यहाँ पे होता क्या था कि यहाँ से जितने भी धन जाया करते थे वहां के देशों में, अब शासक क्या करते थे कि उनके जितने भी कार्य थे अब तो उनके कार्यों की पूर्ति यहाँ भारतीय धन से ही हो जाते। ठीक है, यानी भारतीय धन के ही माध्यम से वे अपने शासन के कार्यों की पूर्ति कर लेते थे। और जब उनके शासन के कार्यों की पूर्ति ही हो जाती थी तो भला वह वहां की जनता से अधिक टैक्स क्यों वसूले, यानी वहां के जनता का जो अब कर भार है वह कम कर दिया जाता था। और जैसे ही वहां की जनता का टैक्स समाप्त कर दिया जाता था या नाम मात्र का कर दिया जाता था तो वहां के लोगों की जो जीवन स्तर है उसमें भी वृद्धि हो जाती थी। ठीक है, और इस प्रकार करके वहां के लोगों का और वहां के कंट्रीज का बहुत ही एक क्रमिक विकास होने लगा। और इस विकास से हतोत्साहित था कौन, फ्रांस, क्योंकि अभी के समय तक भी फ्रांस से कोई भी ऐसा कंपनी भारत या अन्य एशियाई के जो दक्षिण पूर्वी एशियाई के कंट्री थे वहां पे व्यापार के उद्देश्य से नहीं गया हुआ था। ठीक, भले ही फ्रांस की तूती बोलती थी पूरे यूरोपीय कंट्री में, बहुत ही महत्वपूर्ण देश हुआ करता था यह यूरोप में, इसका बहुत ही अधिक महत्व हुआ करता था, परंतु अभी भी यह आर्थिक दृष्टिकोण से अन्य देशों की भांति, अन्य देशों की अपेक्षा यह पिछड़ने लगा था। अब यहाँ के शासकों को डर होने लगा। ठीक है, यहाँ के शासकों के अंतर्गत अब डर आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो छवि बनी हुई है इस यूरोपीय कंट्री में वह धीरे धीरे कम हो जाए। और उस समय का, यानी जिस समय भारत में फ्रांसीसी कंपनी का आगमन होगा उस समय का जो शासक था उसका नाम था लुई 14वां। और लुई 14वां के विषय में तो आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, जो कि कहता था मैं ही राज्य हूं और मेरा कथन ही कानून है। फिर से रिपीट करता हूं, यह पूछा भी गया हुआ है एग्जाम्स में। ठीक है, कि किसने कहा था, किस फ्रांसीसी शासक का यह कथन है कि मैं ही राज्य हूं और मेरा कथन ही कानून है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा लुई 14वां। ठीक है दोस्तों, क्या नाम होगा, लुई 14वां। यानी लुई 14वां ही ऐसा फ्रांसीसी शासक था जिसने कहा था कि मैं ही राज्य हूं और मेरा कथन ही
कानून है। ठीक है दोस्तों, इसे मैं बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। इसका मेन उद्देश्य है कि आप सभी इसे भली भांति याद कर सके, भली भांति आपके माइंड में फिट हो सके, क्योंकि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों मैं जहां भी जिस भी पॉइंट पे मैं ज्यादा रिपीट करूं जिसको, उसको आप लोग बहुत ही गौर से समझिएगा, क्योंकि वह आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ओके, तो यहां पे देखिए, अर्थात यहाँ का जो शासक था लुई 14वां, अब यह चाहता था कि हमारा भी जो देश है यह समृद्ध बने। ठीक है, यहाँ के भी जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, उनका जीवन स्तर समृद्ध होवे, उसमें क्रमिक विकास होवे। और यही कारण था कि अब यह भी सोचता है कि हमारे देश में एक व्यापारिक कंपनी की, एक व्यापारिक संस्थागत कंपनी की स्थापना किया जाए, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ या भारतीय उपमहाद्वीप के साथ व्यापारिक संबंध को कायम करे और वहां से व्यापारिक क्रियाओं को संचालित करे। यह बहुत ही जरूरी ही नहीं, मतलब अनिवार्य हो गया था। किसके लिए? लुई 14वां के लिए या फ्रांस के लिए। ओके, तो अब करता क्या है फ्रांस, और करेगा भी क्या? इसकी तो मजबूरी ही थी कि अब वह भारत के साथ व्यापारिक संबंध को कायम ही करेगा, क्योंकि भारत अब तक एक ऐसे खजाने की पोटली बन चुका था कि जिसमें चाहे जो भी हाथ डाले वह समृद्ध ही बन जाता था। और इसमें भी यह चूक करना कौन नहीं चाहता था? फ्रांस, क्योंकि अन्य जो कंट्रीज की सफलता थी, अन्य कंट्री की जो सफलता थी, उनका जो विकास था, उनकी जो समृद्धि थी, अब उसको देख करके किसकी आंखें खटकने लगी थी? तो फ्रांसीसी शासक लुई 14वां की। ओके, यानी वह हमेशा से ही यूरोपीय कंट्री में अपनी प्रभुत्व जमाए रखा था और अब भी वह अपनी प्रभुत्व जमाए रखने की कोशिश में लगा था, और वह चाहता था कि हमारा जो प्रभुत्व है इस यूरोपियन कंट्री के बीच वह हमेशा कायम रहे। ओके, और इसी उद्देश्य से वह फ्रांस में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है। ओके दोस्तों, तो यहां पे देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हूं मैं यहां पे? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। गौर से समझिएगा दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया होगा कि जो डेनमार्क था, वह जब भारत के साथ व्यापार के लिए मतलब उतावला हुआ था, तो उसके पहले वह एक बात जान चुका था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वह जानता था कि जब भी कोई यहाँ से यूरोपियन कंट्री जाता है भारत में, तो उसको मतलब वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करने के लिए या उस देश के साथ व्यापारिक संबंध कायम करने के लिए कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। यानी कुछ ही दिनों में उस कंपनी को वहाँ के शासक जो है वह यह अनुमति प्रदान कर देते हैं कि आप हमारे देश में कंपनी या फैक्ट्री की स्थापना कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग व्यापारिक कार्यों को संचालित कर सकते हैं। अर्थात ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। और इस बात से कौन भली भांति परिचित हो गया था? डेनमार्क। अतः उसने भारत में कदम रखने से पहले ही व्यापारिक कंपनी की स्थापना कर दिया था, जिसका नाम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। और ठीक उसी मार्ग को कौन फॉलो किया? फ्रांस, क्योंकि डेनमार्क के बाद में फ्रांस का भारत आगमन होता है। अतः यह तो डेनमार्क से भी समझदार हो गया था इस रहस्य को समझने में, और इसने भी ठीक वैसा ही किया। यह भी भारत में कदम रखने से पूर्व ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिया। कब? 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई। ठीक है दोस्तों, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारीगण थे, जो व्यापारिक उसमें के प्रतिनिधि थे, जो अधिकारीगण थे, उन लोगों ने भारत में कदम रखने की सोचा। उस स्थिति में जो फ्रांस का शासक था, मैंने पहले ही बताया कि उसका नाम था, ठीक है, फ्रांसीसी शासक जो था उसका नाम था लुई 14वां। लुई 14वां, मैं ही राज्य हूं और मेरा कथन ही कानून है। ठीक है दोस्तों, लुई 14वां। और इस लुई 14वां का जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करता था उसका नाम था कोलबर्ट। क्या नाम था? मंत्री का नाम यहां पे लिख दे रहा हूं, मंत्री कोलबर्ट।
देखिए दोस्तों, जो उस समय का तत्कालीन फ्रांसीसी शासक हुआ करता था जिसका नाम था लुई 14वां, और उसी का सबसे जो महत्वपूर्ण मंत्री था उसका नाम हुआ करता था कोलबर्ट। ठीक है, और तो यहाँ पे करता क्या है लुई 14वां कि इसको तो किसी भी बात की बहुत ही जल्दबाजी हो जाती थी, और यहाँ तो बात थी आर्थिक हित की, तो यहाँ पे क्यों ना होती। तो यहाँ पे करता क्या है कि जो इसका सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होता है कोलबर्ट, अब इसको कहता है कि अन्य अधिकारियों को तो मैं भारत भेज ही रहा हूं, परंतु मुझे जरूरत है एक ऐसे प्रतिनिधि की जो कि वहां जा करके और व्यापारिक संबंध को इस कदर कायम करे वहां पे कि जो अन्य यूरोपियन कंट्री जा करके व्यापारिक संबंध स्थापित किए हुए हैं वह भी फीका पड़ जाए इसके सामने। और यही कारण है कि यहाँ पे सबसे अपने प्रमुख और महत्वपूर्ण मंत्री कोलबर्ट का चुनाव करता है कौन, लुई 14वां, और उसको ही भारत में व्यापारिक संबंध को कायम करने के लिए भेजता है। अब देखिए दोस्तों, जब कोलबर्ट जाता है भारत, ठीक है, कब जाता है 1664 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि 1664 ईस्वी में सबसे पहले फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, और उसके पश्चात 1664 ईस्वी में ही लुई 14वां का जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था दोस्तों, जिसका नाम था कोलबर्ट, ठीक है, वह फ्रांस से भारत जाता है किस उद्देश्य से, भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से। और जब यह जाता है तो यहां भी ठीक उसी ही भांति यहां पे भारतीय शासक अपना बुद्धिमत्ता दिखाते हैं कि हम जो भारतीय शासक है यह समझ चुके हैं कि आप सभी जो यूरोपीय कंट्री यहाँ पे व्यापार करने के लिए आते हैं वह व्यापारिक उद्देश्य तो आपका प्रारंभिक उद्देश्य होता है, परंतु धीरे धीरे करके आप हमें दीमक की भांति निगलना शुरू कर देते हैं और अंदर से हमें खोखला कर देते हैं। हम अब समझ चुके हैं, अब आपको हम अनुमति नहीं देंगे यहाँ पे किसी भी प्रकार के व्यापारिक फैक्ट्री को स्थापित करने की। परंतु मैंने जिस तरह पहले ही बताया कि यह जो भारतीय शासक थे यह अपने उदारता का जो परिचय थे यह पूरी दुनिया को देना चाहते थे। अर्थात जैसे कि आप लोगों ने एक किस्सा सुना होगा कि जब एक चिड़ियों का झुंड होता है उसमें से जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण मतलब जिसका महत्व जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह चिड़िया कहती है कि आप सभी यहाँ पे दाना चुगने तो जा रहे हैं, परंतु ऐसा ना करना कि आप लोग दाना चुगने के क्रम में आप किसी शिकारी के जाल में फंस जाए। तो वह जो चिड़िया होती है सब वह उस झुंड द्वारा मतलब सभी चिड़िया वहां पे जाती है जहां पे किसी शिकारी द्वारा जाल लगाया गया होता है, और वहां पे सभी चिड़िया कहती है कि दाना तो चुगना मगर जाल में मत फंसना, मतलब ऐसे करके वे सारे चिड़िया कहते हैं, परंतु अंततोगत्वा वह उस जाल में पैर लगा ही देती है। और वैसा ही होता है यहाँ पे भारतीय शासकों के भी द्वारा, वह भी यहाँ पे रट तो लगाए होते हैं कि हम सभी जो भारतीय शासक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सभी बुद्धिमत्ता के दृष्टिकोण से बहुत ही आगे है। हम यह समझ चुके हैं कि यहाँ पे जितने भी यूरोपीय कंट्री आ रहे हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य है हमारे ऊपर शासन करना है, यहाँ पे उपनिवेश स्थापित करना है, परंतु उन लोगों ने अपने व्यवहार में इसको नहीं अपनाया, सिर्फ वे एक रट्टे के तौर पे इसको अपना रहे थे, उसको अपने व्यवहारगत नियम में नहीं अपनाया। और यही कारण है कि यहाँ भी फ्रांसीसी कंपनी को पहले तो अनुमति नहीं देते हैं यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, परंतु अन्य कंपनियों के ही भांति इसे भी 1668 ईस्वी में यह अधिकार प्रदान कर देते हैं कि आप लोग हमारे देश में व्यापारिक उद्देश्य से किसी फैक्ट्री की स्थापना कर सकते हैं, आपको इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। ठीक है, देखिए पुनः अपनी गलती को यहां पे दोहराते हैं और आप है मुझे मार जैसे मुहावरे को सिद्ध कर देते हैं। अर्थात यहां पे जो अधिकार था पहले तो यहाँ के शासकों को ही यह अधिकार था कि आप यदि अनुमति दोगे तभी यहाँ पे कोई देश अपना फैक्ट्री स्थापित कर सकता है, परंतु यहाँ के जो भारतीय शासक थे इनमें बुद्धिमत्ता तो थी परंतु उतनी बुद्धिमत्ता की कमी थी जिसके आधार पर वे इस भारतीय साम्राज्य को संभाल सके। और यही कारण था कि ये अपनी गलती को बार बार दोहरा रहे थे परंतु इनको एहसास नहीं हो रहा था, और यदि एहसास भी हो रहा था तो उसको ये लोग अपने व्यवहार में नहीं लाते थे। और देखिए किस प्रकार से हमारे भारत देश को ये लोग बेचने की कोशिश करते हैं, ये लोग इस भारत को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए 1668 ईस्वी में जैसे ही इस फ्रांसीसी कंपनी को अनुमति मिलती है फैक्ट्री स्थापित करने की, इसके द्वारा अपनी जो प्रथम फैक्ट्री है वह सूरत में स्थापित की जाती है। ठीक है दोस्तों, कहां पे स्थापित की जाती है? सूरत में स्थापित की जाती है। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री थी यह किनके? फ्रांसीसियों की। देखिए दोस्तों, जैसे ही अनुमति मिलती है इन फ्रांसीसियों को, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत नामक स्थान पर प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों, और फैक्ट्री के विषय में आप लोग किसी डाउट में मत रहिएगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो फैक्ट्री होता है
वह जो फैक्ट्री हुआ करता था उस समय का, उसमें कोई उत्पादन कार्य नहीं हुआ करता था, अर्थात उसमें किसी नए नए वस्तु का निर्माण नहीं होता था। वह सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के अधिकारी गणों के लिए एक निवास स्थल हुआ करता था, जहां पे जो भी उनके द्वारा भारतीय क्षेत्र से सामान खरीदे जाते थे, जिन वस्तुओं को खरीदा जाता था, केवल और केवल उनका वहां पे संग्रहण किया जाता था। ओके, तो आप लोग फैक्ट्री को देख करके कहीं ऐसा ना समझ बैठे कि यह जो फैक्ट्री होते थे वहां पे उत्पादन कार्य होते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ओके, तो यहां पे दोस्तों आइए, 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों के द्वारा तो अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कर दी जाती है, परंतु इनका भी उद्देश्य अन्य यूरोपीय कंट्री के ही भांति बदलने लगता है, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि मैं जो आया हूं यहां पे भारत में, मेरे द्वारा सूरत में तो फैक्ट्री स्थापित कर दी गई, परंतु यहां पे कहीं ऐसा ना हो कि जिन वस्तु का व्यापार हम कर करके फ्रांस ले जाए, उन वस्तुओं की खरीदारी यहां पे महंगी पड़ जाए। अर्थात हमें किसी ऐसे भारतीय क्षेत्र की आवश्यकता है, किसी ऐसे भारतीय क्षेत्र की तलाश है जहां पे जिस वस्तु को मैं खरीद रहा हूं वहां पे उसकी खरीद दर सस्ती हो। और यही कारण है कि अब ये लोग भारत के अन्य क्षेत्रों को तलाशना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग, ठीक है, ये लोग पाते हैं कि धीरे धीरे करके जो भारत का पूर्वी तट है वहां पे जिन वस्तुओं का हम लोग खरीद कर रहे हैं उनका खरीद दर वहां पे सस्ती है। और यही कारण है कि अब ये अपना पश्चिमी तट से व्यापार को पूर्वी तट की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। और आखिर ये करते कैसे कि वहां पे उनको फैक्ट्री स्थापित करना पड़ता पहले, तब वहां पे जाकर के वे अपने व्यापारिक क्रियाओं को संपादित कर पाते। और यही कारण है कि इन्होंने अपना जो अगला उद्देश्य है वह भारत में दूसरी फैक्ट्री को बना लिया। और इसी क्रम में इनके द्वारा 1669 ईस्वी में अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित करनी पड़ती है। मसूलीपट्टनम, ठीक है दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ उन्हीं फैक्ट्रियों को लिखाऊंगा जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, दूसरी फैक्ट्री। और दोस्तों मैं यहाँ पे जितने भी फैक्ट को लिखा रहा हूँ, हालांकि मैं तो यहाँ पे यही कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी सारे पॉइंट है मैं आपको लेक्चर के माध्यम से समझा दूं, परंतु उसमें भी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो किसी न किसी एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो इस टॉपिक से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा कि 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की गई। ठीक, और उसके पश्चात 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो हम लोगों ने इतनी सारी बातों को देखा, परंतु यहां पे दोस्तों देखिए आगे की घटना को। ठीक है दोस्तों, अब इनके द्वारा दो फैक्ट्री की स्थापना की गई। ठीक है, एक पश्चिमी तट पे जो कि सूरत हुआ करता था, और दूसरा था भारत के पूर्वी तट पे जिसका नाम मसूलीपट्टनम था। ठीक है, अब ये लोग ज्यादा समय गंवाए बिना यहां जो पहले से यूरोपियन कंट्री मौजूद थे, अब उनको चुनौती देना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि जो फ्रांसीसी देश हुआ करता था ना, जो फ्रांस देश हुआ करता था, यह पहले से ही नौसेना में काफी महत्वपूर्ण था। ठीक, यानी यदि नौशक्ति में ब्रिटिश नौसेना को यदि कोई टक्कर दे सकता था तो वह था फ्रांस। ठीक है, अर्थात फ्रांस के अलावा किसी दूसरे ऐसे यूरोपियन कंट्री को यह अंदर से पावर नहीं था कि वह ब्रिटिश शक्ति को चुनौती दे सके, परंतु यहां पे जो फ्रांसीसी थे ये दे सकते थे, क्योंकि इनकी नौशक्ति बहुत ही डेवलप थी और इनका यूरोपियन कंट्री में प्रभुत्व भी बहुत अधिक था। और यही कारण था कि यहाँ पे फ्रांसीसी कंपनी यह समझने लगी कि यदि मैं यहाँ पे पहले से मौजूद यूरोपियन कंट्री को प्रत्यक्ष तौर पे चुनौती देता हूं तो कहीं हो ना हो कि मुझे समय गंवाए बिना ही उन पर एक अधिकार स्थापित करने का मौका मिल जाए, और उस स्थिति में जो हमारा लाभ है वह और अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखिए, आप लोग इससे ज्यादा घबराइएगा मत, क्योंकि आप लोगों को मैं जो भी यहाँ पे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वह बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग उसको इस कदर समझ जाइए, इस कदर आपके दिमाग में फिट हो जाए कि आप लोग उसे कभी भूलिएगा भी मत। क्योंकि जो भी यूट्यूब आदि क्लासेस, यूट्यूब वगैरह पे मतलब क्लासेस चलाए जाते हैं, उसमें यही प्रयास रहता है कि आप लोग को सिर्फ पॉइंट नोट करा दिया जाए। ठीक है, अर्थात उसे डील करने में ज्यादा समय नहीं लिया जाता है। परंतु यहाँ पे मेरा उद्देश्य है कि यदि आपका आने वाला कोई एग्जाम है तो आप लोग लेक्चर्स को बहुत ही अच्छी भली भांति समझ पाइए, और यदि आप लोगों को लिखने की आवश्यकता है तो लिखिए मत। हमारा जो प्लेटफॉर्म है यह कैरियर वांट, ठीक है, इसका जो गूगल साइट है careerwant.com, ठीक है, उस पे सारे जो टॉपिक्स है उनका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इससे आप लोगों को लिखने का भी ज्यादा झमेला नहीं होगा और आप लोग उस टॉपिक को भली भांति समझ भी पाइएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जो फ्रांसीसी कंपनी थी, मैंने पहले ही बताया कि अब ये लोग अब ब्रिटेन को चुनौती देना प्रारंभ करते हैं। और इस क्रम में केवल फ्रांसीसी ही नहीं, यहाँ पे जो पहले से मौजूद यूरोपियन कंट्री थे उन्होंने भी यह मन बना लिया कि हम लोग संयुक्त रूप से यदि इस फ्रांसीसी कंपनी को यहाँ से बाहर कर देते हैं तो हमें व्यापार में आसानी होगी, क्योंकि यह पहले से ही अपने यूरोपीय महाद्वीप में फ्रांस से तंग आ चुके थे। ठीक है, वे जानते थे कि ये फ्रांस जहां भी रहेगा हम सभी को दिक्कत ही महसूस होगी। ठीक है, अर्थात यह कहीं भी हमें निश्चिंत रहने देने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम लोगों द्वारा इसके पैर जमने से ही पहले इसके पैर को उखाड़ दिया जाए और भारत से इसको विस्थापित कर दिया जाए। और यही कारण है कि उन जो पहले से यहाँ पे मौजूद कंट्री थे वे भी मन बना लेती है क्या, फ्रांसीसी कंपनी को यहां भारत से विस्थापित कर देना। ओके, तो देखिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि आखिर फ्रांसीसी कंपनी अपने मंसूबे में कामयाब होती है या यहां से पहले से मौजूद यूरोपियन कंट्री अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच संघर्ष छेड़ना प्रारंभ होता है। देखिए दोस्तों, पहले के दिनों में जब यह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि यहाँ पे जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं आप लोगों को वह बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के व्यू से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1664 ईस्वी में आई थी भारत में, उस समय इसका जो प्रारंभिक गवर्नर हुआ करता था इस कंपनी का, उसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिए, जब यह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उसका जो प्रारंभिक गवर्नर हुआ करता था उसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, क्या नाम था, फ्रांसिस मार्टिन। और फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा देखिए यहां पे किया क्या जाता है कि यह समझता है कि देखिए मैं चाहे पूर्व में रहूं या पश्चिम में रहूं, अर्थात भारत के दो तट माने जाते हैं। यहां पे यदि आप लोगों ने देखा होगा ज्योग्राफिकल मैप को, तो इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसको पश्चिमी तट बोला जाता है और जो राइट वाला पार्ट है इसको पूर्वी तट बोला जाता है। तो इसका कहना था कि मैं चाहे लेफ्ट में रहूं या राइट में रहूं, पश्चिम में रहूं या पूर्व में रहूं, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कब, जब हमारा कोई यहां पे मुख्यालय जो होगा वह सुदृढ़ होगा। अर्थात सबसे पहले हमें जरूरत है किसी ऐसे मुख्यालय की जहां से हम समस्त गतिविधियों को संभाल सके। ठीक है, अर्थात जैसे कि ब्रिटिशर्स द्वारा फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। ठीक है, और डेनमार्क, डच आदि द्वारा भी अपने अपने मुख्यालय स्थापित किए गए थे। तो इस क्रम में इसका भी प्रयास रहा था। ठीक है, क्योंकि जो फ्रांसीसी कंपनी थी बाद में आई थी और यह पहले से जब यहाँ पे आई भारत में तो सबसे पहले इन लोगों ने जो सबसे उस समय के सफल कंपनी हुआ करती थी यहाँ पे भारत में, वह थे ब्रिटिशर्स। अब उनके नियम को इन लोगों ने फॉलो करना कोशिश किया। ठीक है, शुरू किया। तो इस क्रम में उन लोगों ने पाया कि सबसे पहले एक सुदृढ़ मुख्यालय हमारी होना चाहिए। अर्थात यह जो हमारा भारत का क्षेत्र है, ठीक है, यानी भारत में जितने क्षेत्र पे हम लोगों द्वारा कब्जा किया गया है, यहाँ पे एक हमारी राजधानी होनी चाहिए। ठीक है, कैपिटल होनी चाहिए जहां से हम समस्त क्रियाओं को कार्यान्वित कर सके। तो यहाँ पे यही प्रयास रहता है किसका, फ्रांसिस मार्टिन का। और इस क्रम में ये करते क्या है, इस क्रम में ये करते क्या है कि 1672 ईस्वी में, ठीक है, 1672 ईस्वी में यह यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1672 ईस्वी में यही फ्रांसिस मार्टिन करता क्या है कि उस समय सबसे पहले तो जो दक्षिण भारत का पूर्वी तट था उसके महत्व को समझता है और उसके बाद यह सोचता है कि ब्रिटेन भी जो है पहले तो पश्चिमी तट पे आकर के बसा और उसके बाद से पूर्वी तट को अपना निशाना बनाया और पूर्वी तट पे ही वह अपना शक्ति यानी शक्ति का परचम लहराया हुआ है बंगाल में। तो यदि वह बंगाल में है तो सबसे पहले तो हमें उससे दूर रहकर ही उसी तट पे एक मुख्यालय स्थापित करना होगा और जैसे जैसे हमारी शक्ति सुदृढ़ होती जाएगी हम बंगाल की तरफ भी बढ़ेंगे। और यही कार्य यहाँ पे किया जाता है इस फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। और 1672 ईस्वी में दक्षिण भारतीय शासक से पांडिचेरी नामक गांव को छीन लिया जाता है। क्या किया जाता है, तो 1672 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी नामक गांव पे विजय प्राप्त किया जाता है और इसी पांडिचेरी नामक गांव को इतना अधिक विकसित कर दिया जाता है कि यह अब आगे चल करके फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय साबित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात यदि आप लोग से एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कार्य कर रही थी तो उसके भारतीय राज्य क्षेत्र की राजधानी कहां पे थी, तो हम लोग क्या आंसर टिक करेंगे, तो हम लोग
पांडिचेरी को चूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। परंतु यह जो पांडिचेरी था, ठीक है, यह जो पांडिचेरी को मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि आगे चल करके फ्रांसीसियों की यहाँ भारतीय क्षेत्र की राजधानी बनती है, वह भी देखिए क्या होता है। यहां पे दोस्तों होता क्या है, ठीक है, कि मैंने पहले ही बताया कि फ्रांसीसी कंपनी पहले से यहां मौजूद यूरोपियन कंट्री को विस्थापित करने का प्रयास कर रही थी, परंतु यहां के जो मौजूद पहले से यूरोपियन कंट्री थे वह भी फ्रांसीसी कंपनी को विस्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। तो यहां पे देखिए फ्रांसीसियों द्वारा अभी पहले अपना कदम में पीछे ही रखा जाता है तब तक दूसरे यूरोपियन कंट्री द्वारा इस पे आक्रमण कर दिया जाता है। ठीक है, और देखिए जो इस पे प्रथम आक्रमण है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो 1692 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी पे सर्वप्रथम डचों द्वारा अटैक कर दिया जाता है। किसके द्वारा अटैक किया जाता है, तो डचों के द्वारा अटैक कर दिया जाता है। और 1692 ईस्वी में डचों ने पांडिचेरी पे अटैक करके और पांडिचेरी को ही विजित कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात पांडिचेरी पे अब किसका अधिकार हो गया, तो डचों का अधिकार हो गया। परंतु ये जो डच थे यह लगभग 5 सालों तक, लगभग 5 वर्षों तक पांडिचेरी पे अधिकार स्थापित किए रहे। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी हुआ करती थी भारतीय क्षेत्र के, जो पांडिचेरी थे, अब 1692 ईस्वी से उस पर किसका अधिकार हो जाता है, तो डचेज का अधिकार हो जाता है, यानी डच कंपनी का अधिकार हो जाता है। और लगभग 5 वर्षों तक इनका अधिकार रहता है इस पांडिचेरी नामक क्षेत्र पे। परंतु आगे चल करके लगभग 5 सालों के बाद 1697 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच एक संधि होती है जिसको रिज्विक की संधि के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 10 बार से भी अधिक प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि रिज्विक की संधि कब और किन के बीचों संपन्न हुई थी। ठीक है, रिज्विक की संधि देखिए यहां पे जो मैं पॉइंट लिखाया हुआ है यहाँ पे, यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं संधि से संबंधित सवाल, तो हम लोग भाप ही नहीं पाते हैं कि यह किस पीरियड का है, किस किस देश के बीच यह संपन्न हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पांडिचेरी पर अधिकार किया गया था डचों के द्वारा 1692 ईस्वी में, अब यह जो अधिकार था ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनी सैन्य शक्ति का दावा देते हुए, अपने सैन्य शक्ति का दावा बोलते हुए अब डचों पे आक्रमण करने की घोषणा कर दिया था। तो इस स्थिति में डच चाहते थे कि पहले से ही तो मेरा यहाँ पे जो स्थिति है वह सुदृढ़ नहीं है, और यहाँ पे जो अन्य यूरोपियन कंट्री है जैसे अंग्रेज और पुर्तगाली, वे भी हमें यहाँ पे मदद नहीं कर रहे हैं। तो इस स्थिति में यदि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हम पे आक्रमण कर दिया जाता है तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और हमें तुरंत ही यहाँ लुट जाना पड़ेगा और भारत को छोड़ करके वापस जाना पड़ेगा। इस स्थिति में 1697 ईस्वी में डचों ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि के लिए सहमति प्रदान कर दिया। ठीक है, और यही कारण है कि 1697 ईस्वी में डचों एवं फ्रांसीसियों के बीच एक संधि होती है जिसे रिज्विक की संधि कहा जाता है। और इसी रिज्विक की संधि के द्वारा जो पांडिचेरी है वह पुनः फ्रांसीसियों को सौंप दी जाती है। वह क्या किया जाता है, पुनः फ्रांसीसियों को सौंप दिया जाता है। अर्थात अब क्या होता है कि पुनः पांडिचेरी पे किसका अधिकार हो जाता है, फ्रांसीसियों का अधिकार हो जाता है, और वही पांडिचेरी इस भारत में भारतीय क्षेत्र की जिसपे फ्रांसीसियों का आधिपत्य हुआ करता था उसकी राजधानी बन जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब यह धीरे धीरे बंगाल की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, क्योंकि जो बंगाल था वह बहुत ही समृद्धशाली प्रदेश था, उसकी इतनी क्षमता थी, वहां पे इतने राजस्व मौजूद थे, इतने राजस्व वहां से वसूली हो सकते थे जिसके आधार पे पूरे भारत का शासन प्रशासन सिर्फ उसी के खर्चे से चलाया जा सकता था। अर्थात दूसरे क्षेत्र का राजस्व जो था वह उसके तुलना में बहुत ही कम था। तो भला उस खजाने में हाथ डालना कैसे भूल सके फ्रांसीसी। ठीक है, अर्थात यहाँ पे फ्रांसीसी थोड़ी सी भी ऐसा चूक करने के प्रयास में नहीं थे जिससे कि उनके बंगाल जैसे भारी राजस्व वाले क्षेत्र से हाथ धोना पड़े। अर्थात अब वे पुनः बंगाल की तरफ रुख करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम लोग देखते हैं। बंगाल की तरफ रुख करने के क्रम में फ्रांसीसियों द्वारा सर्वप्रथम बंगाल के चंद्रनगर में आधिपत्य स्थापित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनका मैंने पहले ही जैसे कि बताया कि ये लोग ब्रिटिशर्स की जो यहाँ पे नियमें थी भारत में, उसको सबसे पहले इन लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया, क्योंकि जो भारत में सबसे सफल यूरोपियन कंट्री थी वह कौन थी, ब्रिटेन थी।
तो इन लोगों का यही प्रयास रहा कि हम लोगों द्वारा सबसे पहले ब्रिटेन के ही नियम को फॉलो किया जाए और धीरे धीरे अपने आप को मजबूत किया जाए और उसके पश्चात यहाँ पे ब्रिटेन को प्रत्यक्ष चुनौती दिया जाए। ठीक है, अतः इन लोगों ने देखा कि ब्रिटिशर्स द्वारा सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की गई थी, स्थायी तौर पे। ठीक है, सूरत में ही स्थापित की गई थी। तो इन लोगों का यही प्रयास रहा कि सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया जाए और उसके पश्चात मसूलीपट्टनम में, जैसा कि अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, और तत्पश्चात ये लोग बंगाल के रुख किए, जैसे कि अंग्रेजों ने भी किया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब ये जो फ्रांसीसी थे ये बंगाल पहुंच गए और बंगाल में जाकर के ये लोग चंद्रनगर नामक क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। हो गया दोस्तों, जब इनकी चंद्रनगर पे कब्जा हो जाती है तो ये लोग अब अपने आप को सुदृढ़ महसूस करने लगे इस भारत में। ठीक है, क्योंकि देखिए जहां पे सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री थी वहां पे फ्रांसीसियों की भी होगी, जहां मसूलीपट्टनम में, ठीक है, और मद्रास में अंग्रेजों की फैक्ट्री हुआ करती थी, वहीं पे मसूलीपट्टनम में भी फ्रांसीसियों की फैक्ट्री स्थापित हुई और उसके पश्चात वहीं मद्रास के ही निकट पांडिचेरी में किसका फैक्ट्री स्थापित हुआ, तो फ्रांसीसियों की फैक्ट्री स्थापित हुआ और वहां पे इन लोगों ने मद्रास के ही भांति पांडिचेरी को बहुत ही अधिक डेवलप करने का कोशिश किया और पांडिचेरी को अपने संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का राजधानी भी घोषित कर दिया। और जिस प्रकार से फोर्ट विलियम में, कलकत्ता में फोर्ट विलियम में जिस प्रकार से अंग्रेजों की तूती बोलती थी, ठीक उसी भांति चंद्रनगर में भी इन लोगों ने अधिकार करके वहां पे अपना परचम फहराना शुरू किया। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने देखा कि जहां जहां तक अंग्रेजों की पहुंच थी, सबसे पहले यहाँ के जो फ्रांसीसी कंपनी थी भारत की, ठीक है, उनके द्वारा वहां वहां अधिकार करने की कोशिश किया गया। और दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब मान लीजिए कि कोई भी पड़ोसी राज्य हो या परिवार हो, ठीक है, उसमें संघर्ष होना लाजिमी होता है, क्योंकि दूर जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग का जो संघर्ष है यह विरामावस्था में होता है, यह तटस्थ होता है। परंतु जब एक जगह आ जाते हैं, यानी एक दूसरे के पड़ोसी बन जाते हैं, तो हमारा जो हित है, ठीक है, यानी जो व्यक्तिगत हित होता है, एक दूसरे से टकराने लगता है। ठीक है, अर्थात जैसे कि वह जैसे जैसे संपन्न होता है, हम भी वैसे वैसे संपन्न होने की कोशिश करने लगता है। और यदि दोनों एक बराबर भी संपन्न हो जाते हैं तो इनमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती है, अर्थात उनका जो इच्छा है, ठीक, एक दूसरे से जो जलन है वह कभी भी कम होने का नाम ही नहीं लेता है। और यही घटना जो है वह फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संपन्न होती है और यहीं से इन दोनों के बीच संघर्ष होना भी आरंभ हो जाता है। इसका कारण क्या था, तो दोनों कंपनियों के जो फैक्ट्री थे वे एक दूसरे के पास स्थापित होने, और हालांकि यहां तो पहले से ही दोनों का मन बना हुआ था कि किस प्रकार करके हम एक दूसरे को यहां से विस्थापित कर दें। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, कैसे एक दूसरे से युद्ध में भिड़ंत करते हैं और आखिरकार अंततोगत्वा इन दोनों में से कौन अपने मंसूबे में कामयाब होता है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भी भारत में शासन के क्रम को मैंने रोक दिया था, और इसलिए रोका था कि जब हम लोग यहाँ के जो छोटे छोटे क्षेत्रीय शासक होते हैं उनके साथ उनका किस प्रकार से संघर्ष होता है, तो उसको समझने से पहले हमें जरूरी है कि यहाँ के जो स्वतंत्र प्रांतीय शासक है उनको समझ लेना, क्योंकि जब उनका नाम आएगा इन शासकों से संघर्ष के क्रम में तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा। तो अब मैं यहाँ पे फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी को विराम देता हूँ और आगे जब मैं प्रांतीय स्वतंत्र जो शासक हैं यहाँ के भारत के, जैसे कि मुर्शिद कुली खां हो गए, ठीक है, यहाँ के अवध के नवाब हो गए, ठीक है, जिनका नाम था बुरहानुल मुल्क, ठीक है, सादत खां बुरहानुल मुल्क, उसके बाद हैदर अली हो गए मैसूर के शासक, उसके बाद बुंदेल सरदार हो गए सिख शासक हो गए, ठीक है, इनके साथ किस प्रकार से करके इनका संघर्ष होता रहता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तत्काल मैं यहाँ पे इस वीडियो से आप लोगों से यहीं पे विदा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को।